हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत कोचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम हिंदी की क्लास में कारक पढ़ेंगे, कारक सब्जेक्ट। तो कारक टॉपिक है हमारा आज का नया। उससे पिछली क्लास में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे, जो कि हमारे उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही पढ़ने जरूरी है समास से पहले, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग और कारक का प्रयोग हमारा समास में भी होगा इनका, तो इसलिए पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए हम पहले कारक के बारे में, हम कारक की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। फिर उसके संख्या के बारे में जानेंगे कि कारकों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में मूल रूप से कारकों की संख्या कितनी होती है, और उसमें कुछ छोटे अपवाद हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं अर्थात जो भी शब्द हमारे वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का संबंध बताएंगे, आपस में उनको जोड़ेंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं कारक। जैसे एग्जाम्पल में मोहन ने सोहन लाठी से पीटा। ये हमारा एग्जाम्पल है, मोहन ने सोहन को लाठी से पीटा। ठीक है, तो इसमें जो ये शब्द हैं हमारे, मोहन, सोहन, लाठी और पीटा, इनका जो संबंध है आपस में, कौन से शब्द जो भी इनका आपस में संबंध बताएंगे, जो भी शब्द, वे हमारे कारक होंगे। जैसे कि मोहन ने, अगर हम इन ने को हटा दें और यहाँ से के को हटा दें, को और से, अगर इनको हटा दें तो हमें इनके बारे में इनका संबंध हमें पता नहीं चलेगा कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, तो अगर हम मोहन, सोहन, लाठी, पीटा, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई संबंध पता नहीं चल रहा, तो जो भी हमें संबंध बताएंगे, जैसे मोहन ने, हमें पता चल गया मोहन ने, संबंध हो गया। सोहन को लाठी से पीटा, तो हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया और हमें संबंध भी पता चल गया कि किसका संबंध किससे है। तो जो भी इन चिन्हों का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें ही हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कारक की परिभाषा। अब कारक की संख्या के बारे में जानेंगे। कारक एक तो मूल रूप से और एक हिंदी में। मूल रूप से कारकों की संख्या 6 मानी जाती है और हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। मूल रूप से का मतलब है कि संस्कृत में जो हमारी पहले मूल भाषा संस्कृत थी, तो उसमें हमारे केवल 6 ही हमारे कारक प्रयोग होते थे। लेकिन जब हिंदी जुड़ी, हिंदी बनी, तो उसमें 2 कारक और ऐड हो गए, तो जिससे हमारी अब इनकी संख्या, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिंदी में कुल कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 8। अगर बात करें मूल रूप से कारकों की संख्या, तो 6। अब वे कारक देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक इसमें विभक्ति होती है। विभक्ति कारक में जिन भी विभक्ति का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें हम बोलते हैं विभक्ति। जैसे हमारा यहाँ पर ने यूज हुआ, ने प्रयोग हुआ, यहाँ पे को प्रयोग हुआ, यहाँ पे से प्रयोग हुआ, तो इनको हम बोलते हैं विभक्ति। विभक्ति या चिन्ह, जो संज्ञा व सर्वनाम का अन्य पदों से संबंध, या ऐसा बोलते हैं कि जो संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के क्रिया, वाक्य के अन्य पदों का मतलब है क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम विभक्ति बोलते हैं या चिन्ह बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कारक कौन से हैं। वे 8 देखते हैं कौन कौन से हैं।
तो अब कारकों की संख्या है हमारी, कारक एक साइड हम लिख लेंगे कारक और एक साइड विभक्ति, विभक्ति या चिन्ह। ठीक है, हम कारक देखेंगे कौन कौन से हैं, 8 हमारे। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, 3 करण, संप्रदान, संप्रदान अपादान, संबंध, अधिकरण और नंबर 8 अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये हमारे 8 कारक हैं और इनकी विभक्ति यानी कि इनके पहचान करने के लिए हमारी कुछ विभक्तियां हैं इनकी, जैसे कर्ता की है ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग, संबंध का, की, के या रा, री, रे, अधिकरण में या पर, संबंध संबोधन हे, हाय, वाह। ठीक है, तो हमारे ये कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन और इनकी विभक्ति है ये। तो हम इनको याद कैसे करेंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री और संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे, हाय, वाह, ओहो। ठीक है, तो इनका याद करने का तरीका है कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से हम याद करेंगे और इस तरीके से हमें आसानी से याद हो जाएंगे। अब बात करें कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि विभक्ति किस तरीके से हम छांट सकते हैं कि कौन सा कारक है। तो सबसे पहले बात करें कर्ता। नंबर 1 कर्ता किसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो कर्ता की परिभाषा तो अच्छे से जानते हो कि क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला, ठीक है, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, मोहन ने खाना खाया, खाना खाया। तो हमारे यहाँ पे क्रिया, सबसे पहले क्रिया देखते हैं कि क्रिया क्या है हमारी, इसमें खाना है हमारी क्रिया। ठीक है, क्रिया का मैंने पहले भी बताया कि क्रिया जिनके अंत में ना नी ने, जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना। ठीक है, ये सब हमारी कैसी होती है, क्रिया। तो खाने की क्रिया को किसने पूरा करा, यहाँ पे खाना किसने खाया, क्रिया को पूरा किसने किया, मोहन ने। ठीक है, और हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कर्ता के साथ, कर्ता कारक के साथ हमारी विभक्ति या चिन्ह का प्रयोग होगा ने। तो हमारा यहाँ कर्ता का, अगर आपसे पूछे यहाँ पे कर्ता कारक क्या है, आपसे सेंटेंस पूछा मोहन ने खाना खाया में कर्ता कारक क्या है, तो कर्ता कारक है इसमें हमारा मोहन। और विभक्ति पूछे कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, तो कर्ता कारक की विभक्ति है हमारी ने, क्योंकि कर्ता नहीं, हमारा कर्ता की विभक्ति हमारी क्या है यहाँ पर ने। तो इस तरीके से हम छांट सकते हैं कि इसमें कर्ता कौन है और विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल,
राम ने रावण को मारा। तो मारना हमारी एक क्रिया है, ठीक है, मारना। तो इस क्रिया को पूरा किसने किया, किसने मारा, ठीक है। क्रिया को करने वाले को, क्रिया को पूरा करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर किसने क्रिया की, राम ने। राम हमारा कर्ता कारक हो गया और ने उसकी विभक्ति होगी। तो आपसे पूछा गया इसमें कर्ता कारक कौन सा है, तो राम, राम ने, ये हमारा कर्ता कारक होगा, ठीक है। इस तरीके से फिर बात करें हम कर्म। तो इसमें कर्म कारक से पढ़ने से पहले इसमें एक बात और, अगर कई बार क्वेश्चन में कई बार वाक्य में हमारी विभक्ति नहीं दी होगी, ठीक है ना, हमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया होगा वाक्य में, तब कैसे हम कारक कर्ता को कैसे पहचानेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारी ने विभक्ति है, ने कर्ता कारक की जो ने विभक्ति है, ने भूतकाल वाक्यों में ही प्रयोग होती है। भूतकाल वाक्यों में ही प्रयोग होती है। जब हमारा वाक्य भूतकाल में होगा तभी हमारा ने विभक्ति कर्ता के साथ आएगी, अन्यथा तुम्हारा वर्तमान हो या भविष्य काल हो, वर्तमान व भविष्य में, वर्तमान व भविष्य काल में हमारी ने विभक्ति प्रयोग नहीं होगी, ठीक है। जैसे राधा ने खाना खाया, ठीक है, राधा, सीता ने अखबार पढ़ा, मोहन ने क्रिकेट खेला, ठीक है। तो हमेशा ये जो ने है भूतकाल वाक्यों में ही प्रयोग होगा। जब हमारा वाक्य वर्तमान में या फिर भविष्य में हो तब हम कारक की, कर्ता कारक की जो पहचान किस तरीके से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, तनु गीत गाती है, गाती है। अब हमारे वाक्य कैसा है, वर्तमान में तनु गीत गाती है। अब इसमें आप कैसे पहचानोगे, आपको तो पता है कि कर्ता कारक के साथ हमेशा ने विभक्ति आती है, लेकिन इसमें यहाँ तो ने विभक्ति आई नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति तभी आएगी जब हमारा वाक्य भूतकाल में होगा। वर्तमान में और भविष्य में हमारी ने विभक्ति प्रयोग नहीं होगी, तो तब हम कैसे पहचान करेंगे। तो हम किसे या किसको, सॉरी, किसे या किसने पर्सन करके पहचान करेंगे, पहचान करेंगे। किसे या कौन भी लगा सकते हैं हम, कौन, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, तनु गीत गाती है, तो हमारी जो क्रिया है क्या है, गाना। तो हम किसे, कौन, किसे या किसने पर्सन करने से पहचान करेंगे कर्ता कारक की। तो हम यहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे, गीत कौन गाता है या कौन गीत गाता है, ठीक है। अगर हमें जवाब मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कर्ता कारक है। तो इसमें गीत कौन गाता है, तनु, ठीक है, कौन गाता है, गीत, तनु। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, वह फल खाएगा। अब हमारा वाक्य भविष्य काल में है, वह फल खाएगा, लेकिन इसमें भी, यहाँ पे भी विभक्ति प्रयोग नहीं हुई, ने प्रयोग नहीं हुआ। तो हम फिर से पहचान किस तरीके से करेंगे, कौन, किसे या किसने से। तो फल कौन खाएगा, ठीक है, कौन खाएगा फल, वह। तो हमारा आंसर मिल जाता है। तो इसमें भी हमारा कर्ता कारक है वह, ठीक है, वह हमारा कर्ता कारक है, और इसमें हमारा तनु जो है कर्ता कारक है। कर्ता की इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बस ने हमारा भूतकाल वाक्यों में ही प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सीता ने रोटी बनाई, सीता ने रोटी बनाई। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि विभक्ति हमारी यहाँ पे प्रयोग हो रही है ने। तो हम कैसे क्वेश्चन करके, कैसे, किसने रोटी बनाई, सीता ने, ठीक है। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। हमारा जो है वर्तमान में है, तो विभक्ति प्रयोग नहीं हुई यहाँ पे,
तो फिर से वही कौन स्कूल जाता है, वह। ठीक है, तो हमारा कर्ता के इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। आइए अब फिर बात करते हैं हम कर्म कारक। कर्म कारक नंबर 2 है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया का फल जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कहते हैं हम कर्म कारक। वहाँ पे हमारा कर्म कारक होगा, या ऐसे कहते हैं क्रिया से प्रभावित होने वाला होगा हमारा कर्म कारक। जैसे मालिक ने नौकर को बुलाया। ठीक है, और हमारे कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। तो ये हमारा बहुत ही, अगर हमारी विभक्ति साथ है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। अगर हम बात करें यहाँ पे मालिक ने, ये तो हो गया हमारा, ने किसके साथ होता है? कर्ता, यानी कि बुलाने का कार्य किसने किया? मालिक ने। तो ये तो हो गया हमारा कर्ता कारक। किसको बुलाया? नौकर को बुलाया, यानी कि बुलाने से प्रभावित कौन हुआ? बुलाना हमारी क्रिया, क्रिया से कौन प्रभावित हुआ? नौकर। तो क्रिया से जो प्रभावित होगा वो होगा हमारा कर्म कारक। जैसे एक एग्जांपल, राम ने फल खाया। तो राम ने हमारा कर्ता कारक है, और खाने की जो क्रिया, खाने से कौन प्रभावित हुआ? हमारा जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? फल पे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ फल। राम ने फल खाया, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म कारक। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जांपल और, जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो इसमें मारने की जो मारना हमारी क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? रावण पर। भाई क्रिया का प्रभाव मरा कौन? रावण ही तो मरा, तो रावण पे, इस पे क्रिया का प्रभाव रावण किस पर पड़ा? रावण पे। तो ये हो जाएगा हमारा कर्म। और किसने मारा? वही, अगर कर्ता की पहचान करनी तो किसने मारा? राम ने। तो राम ने हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, और अगर हमें पहचान करनी है कर्म कारक की पहचान, तो पहचान हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो क्या शब्द लगा के, और एक किसको। ठीक है, इन 2 हमारे नियम में क्या और किसको लगाकर हम कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लड़की ने पत्र लिखा। मोहन ने सांप को मारा। अब हमारे यहाँ पे 2 तरीके से वाक्य प्रयोग हुआ है विभक्ति कर्म की। लड़की ने पत्र लिखा, इसमें हमारी विभक्ति कोई प्रयोग नहीं हुई, तो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे? मोहन ने सांप को मारा, इसमें हमें पता को, जिसके साथ को जोड़ेगा वो हमारा कर्म कारक होगा, क्योंकि विभक्ति हमें पता है, कर्म की विभक्ति क्या है? को। तो इसलिए हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कर्म कारक कौन सा होगा। लेकिन इसमें किस तरीके से पहचानेंगे? जैसे लड़की ने पत्र लिखा, तो अब हम इसमें क्या या किसको वर्ड लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें आंसर मिल जाता है तो वो ही हमारा, जो भी आंसर मिलेगा वो ही हमारा कर्म होगा। जैसे लड़की ने लिखा, क्या लिखा? लड़की ने क्या लिखा? तो क्या लिखा लड़की ने? इसमें पत्र लिखा। जो भी हमें आंसर मिलेगा वो ही हमारा कर्म कारक होगा। ठीक है, लड़की ने क्या लिखा? पत्र लिखा। ठीक है, हमें आंसर मिला क्या लिखा? पत्र लिखा। अब जैसे यहाँ पे मोहन ने सांप को मारा, तो इसमें तो आसानी से बता सकते हैं कि को किसके साथ जुड़ रहा है? सांप। तो इसमें हमारा ये होगा कर्म कारक।
नहीं तो हम इससे भी क्वेश्चन करके कर सकते हैं कि मोहन ने किसको मारा, किसको लगा के अगर हम क्वेश्चन करेंगे किसको मारा तो सांप को मारा, आंसर हमें क्या मिला, सांप को मारा। तो ये वो ही हमारा जब आंसर मिलेगा तो वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो भी हमारा को विभक्ति यूज होगी, जहाँ पर भी को विभक्ति प्रयोग होगी वो हमेशा सजीव के लिए प्रयोग होगी, सजीव संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग होगी। अब हमारे यहाँ पर सांप कैसा है, सजीव, ठीक है, और हमारा पत्र यहाँ पर कैसा है, निर्जीव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे को विभक्ति यूज नहीं हुई। जैसे एक एग्जाम्पल और, राधा ने रोटी बनाई। अब हमारी यहाँ पे को विभक्ति यूज नहीं हुई, कर्म कारक की को विभक्ति का प्रयोग हुआ ही नहीं, तो किस तरीके से पहचान करेंगे, क्या लगाकर, क्या हमेशा निर्जीव वस्तु के साथ लगेगा, ठीक है ना, और को जो है विभक्ति वो हमेशा सजीवों के साथ लगेगी, सजीव के साथ। जैसे राधा ने रोटी बनाई, तो क्या लगा, राधा ने क्या बनाई, आंसर मिला रोटी, तो रोटी इसमें हमारा कर्म हो जाएगा। जैसे मोहन ने राम को पीटा, मोहन ने राम को पीटा, तो मोहन ने किसको पीटा, किसको लगाने से हमारा को प्रयोग हो गया, और मैंने बताया कि को हमेशा सजीव के साथ लगेगा, तो राम यहाँ पे कैसा है, सजीव, तो इसलिए हमारा पता चल जाएगा किसको पीटा, राम को पीटा, सजीव के साथ हमेशा को प्रयोग होगा, को विभक्ति लगेगी, तो इसमें राम हो गया हमारा कर्म कारक, किसको पीटा, राम को पीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, कर्ण। नंबर तीन है हमारा कर्ण। कर्ण की विभक्ति हमारी से या के द्वारा। तो कर्ण किसे कहते हैं, जिस या क्रिया का साधन, माध्यम या उपकरण। क्रिया जिस साधन, माध्यम या उपकरण से की जाती है, ठीक है। क्रिया का साधन, या हम ऐसे बोल सकते हैं जिस साधन, माध्यम, उपकरण से क्रिया की जाती है उसे बोलते हैं हम कर्ण। वहां पे हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। जैसे एग्जाम्पल, सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है। सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है। यहाँ पे अब हम पहचान करेंगे कि हमारा कर्ण क्या है। तो सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है, बांधना हमारी क्रिया है, क्रिया हमारी क्या है यहाँ पर, बांधना। तो बांधने का जो माध्यम क्या है, क्रिया जो है किस माध्यम से हुई है, या किस उपकरण से हुई है, या किस साधन से हुई है। तो किस साधन से हुई है हमारी बांधने की क्रिया, पूरी रस्सी से, ठीक है। हमारी जो यहाँ पे क्रिया, बांधने की क्रिया किससे हुई है, यानी कि जिस साधन, माध्यम, उपकरण से क्रिया की जाती है, तो बांधने की क्रिया किससे की गई, रस्सी से। तो इसलिए हमारा यहाँ पे होगा कर्ण कारक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अब यहाँ पर हमारी मारने की क्रिया किससे पूरी हुई, यानी कि मारने क्रिया का साधन क्या है यहाँ पे, या उपकरण क्या है, या माध्यम क्या है। तो यहाँ पे क्रिया किससे पूरी हुई, क्रिया का साधन या उपकरण क्या है, बाण से, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा कर्ण कारक, ठीक है। वैसे भी हमारा यहाँ पे विभक्ति प्रयोग हो रही है कर्ण से या के द्वारा, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण द्वारा मारा,
ठीक है, या बाण के द्वारा मारा। यहाँ से की जगह हम के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन में अगर से ना हो, के द्वारा हो, तो भी हमारा कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण के द्वारा मारा। ठीक है, तो से की जगह यहाँ पे के द्वारा भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे भी तब कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। चलिए देखते हैं यहाँ पर कर्ण का। जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं। बच्चे गेंद से खेलते हैं, यहाँ पे हमारी जो क्रिया है खेलना। ठीक है, और जो खेलना किस माध्यम से हो रही है? किस साधन से या किस उपकरण से हो रही है? ठीक है, क्रिया का पूरा किससे हो रहा है? क्रिया का माध्यम है गेंद से। ठीक है, तो इसमें हमारा कर्ण को कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक। ठीक है ना, कर्ण कारक, क्योंकि खेलने का जो कार्य या माध्यम या उपकरण है वो है गेंद। गेंद से खेलने, ठीक है, जिस साधन माध्यम या उपकरण से क्रिया की जाती है, तो क्रिया किससे हो रही है यहाँ पर? गेंद से। तो यहाँ पे भी हमारा कर्म कारक होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 है हमारा संप्रदान। संप्रदान, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, वहाँ पे हमारा कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। या ऐसे बोल सकते हैं हम, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है। ठीक है ना, कर्ता जो है वो किसी के लिए कार्य करे, तो वहाँ पे हमारा कौन सा होगा? संप्रदान। जैसे राधा अपने भाई के लिए मिठाई लाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्य किसके लिए हुआ। कर्ता ने कार्य किसके लिए किया? कर्ता कौन है? हमारा क्रिया को करने वाला। लाने का कार्य किसने किया? राधा ने। ठीक है, और कर्ता जब किसी के लिए कार्य करे, जिसके लिए भी कार्य करेगा, वो पे वहाँ पे हमारा कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो कर्ता ने किसके लिए कार्य किया? अपने भाई के लिए। ठीक है ना, भाई के लिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कारक हो जाएगा तब? संप्रदान। ठीक है, और वैसे भी हमारा हम विभक्ति से भी पता लगा सकते हैं कि संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए। तो हमारा यहाँ पर के लिए भी प्रयोग हो रहा है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान। जैसे मोहन अपनी बहन के लिए किताब लाया। तो लाने के कार्य किसने किया? कर्ता ने। कर्ता कौन है यहाँ पर? मोहन। और जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करे, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? हमारा संप्रदान। अब यहाँ पे कर्ता ने कार्य किसके लिए किया? अपनी बहन के लिए किया, तो यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिसके लिए भी कर्ता कोई कार्य करेगा, वो हमारा वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब बात करें अपादान। नंबर 5 है फिर हमारा अपादान। अपादान किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम का अन्य वस्तु से अलग होना पाया जाता है। जिस संज्ञा सर्वनाम का अन्य वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहाँ पे हमारा कौन सा कारक होगा? अपादान। अपादान का मतलब है कि अपादान की विभक्ति क्या है हमारी? यहाँ से या अलग, यानी कि दो पदों का आपस में अलग होना। जैसे एग्जाम्पल, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो हमारा यहाँ पे अलग किसके बारे में अलग? दो वस्तु जो हमारी अलग अलग हो रही हैं, वृक्ष
यानी कि वृक्ष और पत्ते, इनका आपस में अलग होने का जो बोध हो रहा है, यहाँ पे वृक्ष पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कारक होगा तब? अपादान। जैसे मोहन छत से कूद पड़ा, तो मोहन किससे अलग हुआ? छत से, ठीक है। तो यहाँ पे दो पदों का आपस में अलग हो रहा है, अलग होना पाया जाता है, तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। जैसे चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर गया, तो चूहा जो है अलग किससे हुआ? बिल से। यहाँ पे दो पदों का आपस में अलग होना बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, ठीक है। जैसे सवार घोड़े से गिरा, तो सवार घोड़े से अलग हुआ, वहाँ पे भी अपादान कारक होगा। और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, तो रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म से अलग हो चुकी है, तो वहाँ पे भी हमारा अपादान होगा। यानी कि दो पदों के बीच अलग या दो पदों का आपस में अलग होना, वहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। फिर नंबर 6 है हमारा संबंध। संबंध कारक, जहाँ दो पदों का आपस में संबंध बताया जाए, संबंध हो, ठीक है। जहाँ पे दो पदों का आपस में संबंध बताया जाए, वहाँ पर हमारा कौन सा होगा? संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति क्या है? का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। ये इसकी विभक्ति हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यह मोहन की गाय है, यह मोहन की गाय है, तो यहाँ पे मोहन का संबंध बता दिया किससे? कि मोहन की गाय है, गाय का और मोहन का संबंध बता दिया, ठीक है ना। और विभक्ति भी प्रयोग हो रही है हमारी का, की, के, तो हमारे यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो रही है? की, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संबंध, संबंध कारक। जैसे और एग्जांपल, राम के 5 भाई हैं, इन 5 भाइयों का संबंध किससे है? राम से। आपस में एक दूसरे का संबंध यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, तो कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। जैसे मोहन मुकेश का भाई है, मुकेश का भाई है, तो मुकेश का संबंध किससे है? मोहन से, तो भी कौन सा कारक होगा? हमारा संबंध कारक। एक एग्जांपल हो, मेरी पुत्री अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, तो हमारा यहाँ पे पुत्री का संबंध किससे? मेरी से, ठीक है। और हमारी रा, री, रे विभक्ति किस तरीके से प्रयोग होती है? जैसे मेरी, मैं अगर हम जोड़ देंगे, री जोड़ देंगे तो मेरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी री विभक्ति प्रयोग हुई है, मेरी पुत्री, पुत्री का संबंध किससे है? मेरी से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। जहाँ पे भी हमारी ये विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, जैसे राजा का पुत्र, राम राजा का पुत्र है, या सोहन राजा का पुत्र है, या राधा सोहन की बहन है, या राधा मोहन की बहन है, तो इनके बीच आपसी संबंध जो बताएंगे वहाँ पे हमारा संबंध कारक होगा। साथ है हमारा अधिकरण। अधिकरण, क्रिया, जहाँ क्रिया का समय, दिशा या स्थान या जगह, जहाँ क्रिया का समय, दिशा, स्थान, जगह या आधार का बोध हो, वहाँ पर हमारी वहाँ पर हमारा कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। कहने का मतलब है क्रिया का या तो हमें स्थान दिया हो, या क्रिया
का समय या दिशा या आधार पता हो कि क्रिया किस आधार पे है, किस दिशा में है, या क्या कहाँ पे है क्रिया पूरी, कहाँ पर हुई, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा अधिकरण होगा। और अधिकरण का जो अधिकरण की विभक्ति है में या पर, जैसे सूर्य, एग्जाम्पल देखते हैं, सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व में निकलता है, ठीक है, सूर्य कहाँ निकल रहा है, पूर्व में, ठीक है। निकलने का आधार क्या है यहाँ पे, निकलने की दिशा क्या है यहाँ पे, जो हमारी क्रिया कहाँ पे हो रही है, पूरी पूर्व में, क्रिया की जो दिशा क्या है, पूर्व में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अधिकरण। उसी तरीके से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षियों का जो उड़ने का जो स्थान या जगह या दिशा कहाँ पे, आधार क्या है, उड़ने का आधार क्या है, आकाश में, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा कारक होगा, अधिकरण। या राम छत पर बैठा है, छत पर बैठा है, तो बैठने की क्रिया का आधार क्या है, छत पर, कहाँ पर बैठा है राम, छत पर, तो बैठने का जो आधार है वो है छत पर, तो इसमें भी हमारा यहाँ कौन सा होगा, अधिकरण, ठीक है। इसी तरीके से और मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक, या सॉरी, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो रखना क्रिया है हमारी इसमें, और क्रिया का आधार क्या बताया, मेज पर, ठीक है, और हमारा यहाँ पे विभक्ति भी प्रयोग हो रही है अधिकरण की पर, तो इसलिए हमारा इसमें अधिकरण, ठीक है। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं अधिकरण की, क्रिया का समय, दिशा, स्थान या आधार। या जैसे मैं बोलूँ, राम ने रावण को लंका में मारा, श्री राम ने रावण को लंका में मारा, तो मारने की क्रिया कहाँ पे पूरी हुई, लंका में, श्रीलंका में ही तो मारा राम जी ने रावण को, तो जहाँ पे भी हमारी क्रिया पूरी होगी वहाँ हमारा अधिकरण होगा, ठीक है। इस तरीके से हम फिर संबोधन, ये बिल्कुल सिंपल है। संबोधन कारक में किसी को पुकारने, बुलाने या संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसमें हमारे जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये विस्मयादिबोधक का, तो इसमें किसी को पुकारने या संबोधित या बुलाने के लिए प्रयोग होता है, के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, अरे मोहन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर मिलेगा। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, तो इस कारक की हमें अलग ही पहचान पर लग जाती है, क्योंकि इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और किसी को पुकारने, बुलाने, या मैं ऐसे बोलूँ, काश तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, एग्जाम्पल है काश, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये, काश तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, ठीक है। या पुकारने, अरे मोहन इधर आओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम संबोधन कारक की पहचान कर सकते हैं। तो ये हमारे जो कारक 8 हमने देख लिए किस तरीके से, और इनकी विभक्ति। बाकी इसमें जो कुछ अपवाद भी हैं कारक में, कि हमें उन अपवादों में पता नहीं, उन अपवादों से हमें पता, हम विचल नहीं सकते या हम परेशान नहीं हो सकते छांटने में कि कौन सा कारक है। तो कुछ अपवाद और कुछ क्वेश्चन, जैसे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आपको लेकर आएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, देखने में भी परेशानी होगी। तो हम
अपवाद बचे इसमें और कुछ क्वेश्चन बचे एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।